हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का, और दिस इज़ काइनेमैटिक्स। चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। यहाँ से असली फिज़िक्स स्टार्ट हो जाती है, जिसे जिसे हम बैकबोन ऑफ फिज़िक्स भी बोल सकते हैं। तो ये बैकबोन ऑफ फिज़िक्स स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये जो अब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ये पूरा 2 साल तक ये कॉन्सेप्ट किसी ना किसी तरह मिक्स होके आते रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं कि एक चीज़ होती है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या आती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशन। बॉडीज एट रेस्ट और इन मोशन, इस चीज़ के साथ डील करती है, ठीक है। और मैकेनिक्स के फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स और एक को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, एक बॉडी मूव कर रही है, वो किस फोर्स की कारण कर रही है, वो किस वजह से कर रही है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। सिर्फ हम उसके मोशन पे कंसंट्रेट करते हैं कि वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, क्या उसकी एक्सेलरेशन है, किधर जा रही है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। ये सारी चीज़ें हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। डायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो होती है स्टडी ऑफ मोशन along with cause of motion। इसमें डायनेमिक्स क्या आता है? डायनेमिक्स है स्टडी ऑफ मोशन अलॉन्ग विद कॉज ऑफ मोशन। जैसे फोर्स को भी हम कंसिडर करेंगे कि कितनी फोर्स लगी तो कितनी एक्सेलरेशन आई, कितना उसमें फ्रिक्शन लगा, कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें इस पूरे सिस्टम में, ये जो अभी हमने ये बाइफिकेशन की है, इसमें हमें ये चीज़ पढ़नी है काइनेमैटिक्स। तो हम काइनेमैटिक्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ बॉडी के मोशन पे कंसंट्रेट करेंगे और उसके कॉज को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है अभी तो अब हम बात करते हैं मोशन या रेस्ट की। मोशन और रेस्ट, देखिए ये मोशन या रेस्ट इतना आसान चीज़ नहीं है इसको समझना, ठीक है। मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना ये दिखता है। तो देखिए जब भी हम कंसिडर करते हैं, व्हेन वी कंसिडर नहीं, डील करना है, ऐसे करना है, व्हेन वी डील विद मोशन और रेस्ट, वी शुड कंसिडर बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। ऑब्जर्वर, देखिए ये मेरे पास एक टेबल है और टेबल पे मैंने एक बुक रख दी, ठीक है। ये बुक है, ऐसे बुक पड़ी हुई है, ये बुक है और ये मेरा टेबल है। तो इस बंदे के लिए यहाँ पे एक मान लीजिए कोई बंदा खड़ा है, इस बंदे के लिए ये बुक कैसी है? रेस्ट पे है, बुक इज एट रेस्ट। और मान लीजिए कि मैं, ये पूरी अर्थ है, ये पूरा सिस्टम अर्थ पे हो रहा है और कोई बंदा मून पे बैठा है, ठीक है। जैसे ये मून है, तो मून पे बैठे हुए बंदे के लिए क्या ये रेस्ट है? नहीं, ये तो अर्थ तो लगातार चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉडी है जो, वो बुक है जो, वो मोशन में है कि रेस्ट पे है, ठीक है। तो वही चीज़, when we deal with motion और rest we should consider both object and observer। आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों को कंसिडर करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन पे है। तो ये बुक इस ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट पे है, बट इस ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन में है। तो दुनिया की हर एक चीज़ चल रही है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, सब कुछ ही चल रहा है इस पे, ठीक है। तो फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है और ये ट्रेन चल रही है किसी वेलोसिटी v से इधर, ठीक है, और इसमें मान लीजिए एक दो पैसेंजर खड़े थे और मान लीजिए इसमें एक रॉबर चढ़ गया ऐसे, ये रॉबर है और इसके हाथ में है रिवॉल्वर ऐसे, तो ये बोलता है कि चुपचाप खड़े हो जाइए, डोंट मूव, ठीक है, ये बोलता है डोंट मूव, डोंट मूव, स्टैंड स्टिल। बट ये तो इसकी स्टेटमेंट ही गलत है। इसके फ्रेम में, फ्रेम क्या आता है वो भी मैं बताता हूँ, इसके फ्रेम में इसके हिसाब से ये दोनों रेस्ट पे हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या रोड, अगर रोड के हिसाब से देखें, ठीक है, तो रोड के हिसाब से तो ये तीनों चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसे ही पढ़ेंगे या पूरा कि आप चीटा बन के, एक छोटा सा चीटा बन के आप रोड पे बैठ गए, तो आपके लिए तो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों रेस्ट पे हैं, बट इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों, ये तीनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये मोशन या रेस्ट की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं कि आप किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो और ऑब्जर्वर कौन सा है इसका, ठीक है। तो हमारे पास एक जो चीज़ होती है जिसका मैंने नाम लिया था अभी, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पे इसका मतलब हल्का सा मीनिंग ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम समझते हो, वो सिचुएशन, वो जगह, अ फ्रेम फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व अदर ऑब्जेक्ट्स। आप जहाँ पे बैठ के दूसरी चीज़ों को देखते हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मून है, इस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है। मान लीजिए ये अर्थ थी, तो इस बंदे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है। ये जो चीटा है हमारा, चीटा इसलिए क्योंकि आप हर जगह बैठ नहीं सकते, हम आपको चीटा बना के कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है, और लड़कियां चीटी और लड़के चीटे, तो वो कहीं भी बैठ के कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीटे के लिए ये रोड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट इस रॉबर के लिए ये ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इन दोनों व्यक्तियों के लिए ये ट्रेन है जो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे बैठ के आप चीज़ों को देखते हो, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे हम आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो तरह के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, खैर मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं और कुछ चीज़ें नहीं डिपेंड करती। जो चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वो हम नोट कर लेते हैं एक बार, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे अपना कोर्स चलेगा हम उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट, ये धीरे धीरे हम चीज़ें जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि डिस्टेंस कब कैसे करता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे करती है। तीसरा वेलोसिटी, चौथा स्पीड, पांचवा काइनेटिक एनर्जी, सिक्स्थ दैट इज एक्सेलरेशन, सेवंथ वर्क डन। और भी कई क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और भी कई क्वांटिटीज आती जाएंगी ऐसे ही। और इंडिपेंडेंट होती हैं, जो डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, पार्टिकल्स भी कह सकते हो। दो चीज़ों के बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, आप कहीं से भी देखिए उसको। और दूसरा होता है टाइम ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने का टाइम वो भी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता फ्रेम पे। आप कहीं से भी देखो, चाहे आप मून पे बैठ के देखो, चाहे आप अर्थ पे बैठ के देखो, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का टाइम सेम रहता है, ठीक है। और ये जो हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे थे, मान लीजिए कि मैं इस टेबल पे दो पॉइंट्स लगा दूं A और B,
तो चाहे आप अर्थ से देखिए चाहे आप मून से देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो, वो डिपेंड करता है। अगर मैं अर्थ पे बैठ के इस बुक को या इस टेबल को देखता हूँ तो इसका डिस्टेंस कुछ और है, और मून पे बैठ के देखूंगा तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ऐसी डिस्प्लेसमेंट भी आप समझ सकते हो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट अर्थ से 0 है, बट मून से इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ और है। वो कितनी है वो हम देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। वेलोसिटी और स्पीड भी आप दोनों देख सकते हो। इस बंदे के लिए तो इस बुक की वेलोसिटी 0 है, बट इस बंदे के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो इसका फ्रेम कुछ और है, इसका फ्रेम कुछ और है, ठीक है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी आप समझते हो हाफ mv² ये होती है। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इस बंदे के लिए 0, बट इसके लिए थोड़ी ना वेलोसिटी इसकी 0 है, इसके लिए तो कुछ है मून पे बैठे हुए बंदे के लिए, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लगेगी। एक्सेलरेशन भी मैटर करती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ से देख रहे हो। इस अर्थ वाले बंदे के लिए तो ये रेस्ट पे है, तो इसकी एक्सेलरेशन 0, और इसके लिए ये एक्सेलरेशन है, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा है। वो हम बाद का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगी तो इसके लिए बंदे के लिए वर्क डन भी 0 हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम धीरे धीरे इन सबको समझते जाएंगे। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे आप बैठ के दूसरी चीज़ों को देखते हो। अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मून एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो हम कैसे फिर कंसिडर करेंगे मोशन को डिफाइन, या रेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टाइम, ये चार चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है। टाइम, तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये मेरे मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये कुछ जेड एक्सिस भी है। तो इफ़ एक्स वाई जेड और एनी of the axis is not changing with time, एक्सिस, अगर कोई भी एक्सिस समय के साथ, ये ऑब्जेक्ट है जो, ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई और जेड जो डायमेंशंस हैं वो नहीं चेंज कर रही समय के साथ, ठीक है, नॉट चेंजिंग विद टाइम, then we call it at rest। अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा एक्स वाई जेड नहीं चेंज हो रहे तो मैं उसको रेस्ट मान लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो अर्थ पे बंदा खड़ा था, तो इसके हिसाब से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बुक और इस बंदे के बीच का जो डिस्टेंस है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि ये बुक रेस्ट पे है, ठीक है। तो वैसे एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता, बट हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर मेरे एक्स वाई जेड, दूसरे शब्दों में कि मेरे और मैं ऑब्जर्वर हूँ और किसी ऑब्जेक्ट और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो समय के साथ नहीं चेंज हो रहा, तो मैं उसको रेस्ट पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आ गई कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अगर मेरे और जैसे मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो मैं बोलूँगा कि बी के हिसाब से ए रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये हमने रेस्ट और मोशन की बात कर ली। अब जब भी मान लीजिए मैं बोलता हूँ दैट अ कार इज मूविंग विद मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड एंड ठेला इज एट रेस्ट, एक ठेला है, ठेला इज एट रेस्ट, तो मतलब मैं कौन सा फ्रेम की बात कर रहा हूँ, रोड फ्रेम की। तो मैं रोड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग इन विच फ्रेम, रोड फ्रेम। तो ये हम पूरा कंसिडर करके चलेंगे इसमें कि हम रोड फ्रेम की बात कर रहे हैं, रोड पे हम बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि रोड के हिसाब से, सड़क के हिसाब से कार चल रही है और ठेला रुका हुआ है,
ठीक है, तो ये इतनी सी इसकी मतलब इंट्रोडक्शन है चैप्टर की। आगे हम चलते हैं, इसमें आगे की चीज़ें एक बार आपको बहुत आसान लगेंगी, खास बात है नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता है, वैसे आपने पढ़ा हुआ है ये छोटी क्लासेस में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? मान लीजिए कि कोई बॉडी ए से बी तक चलती है, ए टू बी, ये ए है ये बी है, तो ऐसे भी ये जा सकती है और ये ऐसे भी जा सकती है घूम फिर के ऐसे, ठीक है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, आप ये जानते हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। एंड टोटल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। टोटल पाथ कवर्ड, कवर्ड इज डिस्टेंस। तो ए से बी है जो, ये ए टू बी डायरेक्ट है जो, जिसे हम 1 और 2 का नाम दे दें, ए टू बी। अगर हम एक नंबर रास्ते से जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और ए टू बी अगर मैं 2 नंबर रास्ते से जाता हूँ तो वो डिस्टेंस है, ठीक है। और देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस है जो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप ये डिफरेंस लिख लेना सारे ऐसे टेप, मतलब कॉलम बना के, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट एक तरफ डिस्टेंस, और ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे नोट कर लेना। पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे, ये साथ में फिगर बना के, और दूसरा ये डिस्टेंस के अंदर लिखेंगे, फिर वेक्टर और स्केलर के बारे में लिखेंगे, फिर तीसरा पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे दैट जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, एंड डिस्प्लेसमेंट है जो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ए से चलती है बी तक जाती है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव डिस्टेंस और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अगर बॉडी ए से जाके बी तक वापस आती है तो ये मेरे पास ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आ गई, बॉडी ए पे गई और फिर वापस ए पे आ गई, तो ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्टेंस कवर्ड पॉजिटिव ही रहा। और अगर ये बॉडी पीछे की तरफ चली जाए सी पॉइंट तक तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, बट डिस्टेंस है जो वो पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्शन नहीं है। तो ए से बी बॉडी इधर जा रही थी इस डायरेक्शन में, तो उसकी डिस्टेंस डायरेक्शन ये थी, अब वो वापस आ रही है तो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो और ए को वो ओवरशूट करके आगे चलेगी सी तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है जो नेगेटिव हो गया, और पहले जाते वक्त वो पॉजिटिव था। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ मैं। जो डिस्टेंस है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अगर यहाँ पे मैं मॉडुलस ले लूँ तो जैसे इस केस में बात करते हैं, अगर वो कोई बॉडी ए से बी और बी से सी चलती है, ठीक है, तो डिस्टेंस है जो, तो डिस्टेंस तो मेरे को दिख ही रहा है कि वो बड़ा है, ठीक है, और इसको मैं ऊपर इसके मैं मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस लगा दूंगा क्योंकि मेरे को पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पे तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है। आइदर डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इन अ स्ट्रेट लाइन path if direction of velocity do not change velocity do not change
देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है अगर कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में चले तो, जैसे ए से बी जाना है किसी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन तरह के मोशन होते हैं। एक होते हैं वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। फिर हमारे पास आता है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, डायमेंशनल मोशन। और फिर हमारे पास तीसरा आता है दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन भी बोलते हैं इसको, थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो जनरली हम ये दो ही पढ़ते हैं, ये तीसरा नहीं पढ़ते, हमारे कोर्स में ये नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली सीख लेते हैं हम। पहले हम 1D मोशन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अगर मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर है कोई, मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी लिखता हूँ 2i कैप, एक वेलोसिटी लिखता हूँ मैं 2i कैप प्लस 3j कैप, j कैप, और चौथा मैं लिखता हूँ v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा 1D है, कौन सा 2D है और कौन सा 3D है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपकी बुक के हिसाब से नहीं चलता, मैं थोड़ा सा अलग चला। हमने पहले ही वेक्टर सॉल्व कर लिए, पूरे वेक्टर पढ़ लिए, अब आपको कोई परेशानी नहीं है ये वेक्टर्स को देखने में। बट अगर मान लीजिए, क्योंकि ये बुक्स के हिसाब से आपकी जो NCERT की बुक है वो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर आधा सॉल्व करने के बाद किसको पढ़ाते हैं, वेक्टर्स को, फिर उसके बाद फिर वही चैप्टर चलता है, तो उसमें ऐसी एग्जांपल्स मैं नहीं लेके बता सकता आपको। अब मैं ले सकता हूँ कि इसीलिए मैंने सबसे पहले वो आपको सारे मैथमेटिकल टूल्स बता दिए थे। ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो खैर हम इनकी बात कर रहे थे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 1D मोशन है और ये 2D मोशन है और ये 3D मोशन है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये तीनों ही 1D मोशन है। ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन है। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था वेक्टर चैप्टर में कि ये 1D मोशन होते हैं तीनों। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, ऐसे, ये कोऑर्डिनेट तो हम मानते हैं ना, किसको आप x मानोगे, किसको y मानोगे, किसको z मानोगे। तो अगर कोई बॉडी जैसे ये 2i कैप है, इसका मतलब वो सिर्फ अलोंग x एक्सिस चल रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। और अगर ये 2i कैप प्लस 3j कैप चल रही है तो वो ऐसे चल रही है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का 1D मोशन ही है। जैसे मान लीजिए मैं इसको x y और z मान लेता हूँ, ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, इसी प्लेन में, इसी कागज के ऊपर ऐसे चल रही है, ऐसे, तो वो भी तो वन डायमेंशनल मोशन ही है, एक ही डायमेंशन में चल रही है। ठीक है, और अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है तो वो भी तो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही है। ये कोऑर्डिनेट तो हमने माने, हम अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर लेते हैं। आप z को ऐसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो ये भी दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो ये तीनों ही वन डायमेंशनल मोशन है। ये वन डायमेंशनल है, ये 2D नहीं है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। होप आपको समझ आया होगा कि ये वन डायमेंशनल मोशन क्यों है। जैसे मैं फिर बताता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। तो अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो वो तो 1D दिखता है। अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, मान लीजिए कागज के ऊपर एक ही लाइन पे चल रही है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इस पेन के ऊपर चल रही है ऐसे, तो वो भी 1D मोशन ही है, क्योंकि वो एक डायमेंशन में चल रही है। मैं अपनी पूरे कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दूंगा, ऐसे कर देता हूँ मैं अपने इस कोऑर्डिनेट को, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे ही रह गया। तो अब वही उसी लाइन पे मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को उसी लाइन के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर लिया, तो ये भी तो 1D हुआ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहले मैंने x एक्सिस को ऐसे रखा हुआ था और ये y एक्सिस था, ये z एक्सिस था, तो ये अलोंग x एक्सिस, ये जो मैंने लिखा है 2i कैप, ये आ गया मेरे पास। अब मान लीजिए मैंने इसको छोड़ दो, ऐसे है कोई मोशन, ऐसे है कोई मोशन इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो मैं अपने एक्स वाई जेड एक्सिस को मैं इस डायरेक्शन के अलोंग ले लेता हूँ, ये ऐसे। तो अब भी तो ये 1D हुआ, ठीक है। तो 1D मोशन ऐसे इन चीज़ों से नहीं पता चलता, सॉरी 2D मोशन के बारे में। 2D मोशन के बारे में कुछ और चीज़ें होती हैं जहाँ से आपको पता चलेगा, वो हम अभी 1 मिनट में करते हैं। और अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों में कोई बॉडी चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है मान लीजिए, ठीक है, आप इसको भूल जाइए, ऐसे चल रही है कोई बॉडी इस डायरेक्शन में, तो मैं अपने एक्स वाई जेड इसके अलोंग कर लेता हूँ। एक मेरा ऐसे आ जाएगा एक्सेस कोऑर्डिनेट, एक ऐसे आ जाएगा, और तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा मान लीजिए, ऐसे बाहर ले लेता हूँ मैं। तो ये 1D 2D मोशन ऐसे नहीं डिफाइन होते। तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? 1D मोशन। 1D मोशन है जब वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। दूसरा 2D की बात करते हैं, 2D मोशन जब बॉडी 2 डायमेंशंस में चलती है, ठीक है, व्हेन कर्विलिनियर मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। अच्छा, कर्विलिनियर मोशन मैं बताता हूँ। कर्विलिनियर ये इसके शब्द से ही समझ आता है कि जब कर्व बना के चलती है। कर्विलिनियर मोशन इन वन प्लेन, अगर एक ही प्लेन में बॉडी कर्विलिनियर मोशन बना के चले तो उसे हम 2D कहते हैं। जैसे ये ऐसे, इंसानों का धरती पे चलना 2D मोशन है, ठीक है। एक मान लीजिए मैं चींटी की बात करता हूँ, छोटी सी चींटी है, वो हवा में नहीं उड़ सकती, तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, वो तो ऐसे 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 कैसे भी चल सकती है, तो ये 2D मोशन कहलाता है, ठीक है। कर्विलिनियर मोशन होता है जब बॉडी कर्व्ड पाथ में चलती है, ठीक है, एक ही प्लेन में होती है और कर्व्ड पाथ में चलती है। जैसे मान लीजिए कि एक बैट्समैन है, उसने बॉल को हिट किया बैट के साथ, ठीक है, और बॉल ऐसे जाए, ऐसे, और आगे फील्डर के हाथ में चलेगी, कैच कर लिया उसने। तो ये जो मोशन है, अगर मान लीजिए ये हवा में बॉल जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ से उड़ी बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे कर्व्ड मोशन बनाते हुए, तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ अपने हाथ वाली, तो मेरे हाथ के साथ साथ ऐसे जा रही है बॉल, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। जैसे ये है ना मेरा हाथ, तो बॉल मान लीजिए ऐसे जा रही है, तो वो मोशन भी कर्विलिनियर मोशन है और वो 2D मोशन है, ठीक है। बॉल इधर उधर रन जाए हवा में, ऐसे कर्विलिनियर मोशन। तो जब कोई बॉडी ऐसे चलती है एक ही डायमेंशन में, सॉरी 2 डायमेंशन में चलती है, बट उसका पाथ ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। इसके बाद आता है 3D मोशन। 3D मोशन है व्हेन बॉडी मोशन विच कैनॉट बी कंटेन्ड इन अ सिंगल प्लेन, मोशन विच cannot be contained in a single plane, जो एक ही प्लेन में नहीं कंटेन कर सकते, वो मेरा 3D मोशन है। जैसे फ्लाइंग, अब बर्ड फ्लाइंग ऐसे लिख लेते हैं, बर्ड फ्लाइंग। तो जो बर्ड है वो ऐसी एक ही प्लेन में थोड़ी ना उड़ता है, वो तो मतलब 3D मोशन ऐसे होता है, ऐसे 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 घूम फिर के ऐसे ऐसे, ये 3D मोशन है ऐसे, ठीक है। जैसे आपके घर की मक्खियाँ उड़ती हैं, हाउस फ्लाइज जैसे उड़ती हैं, जो भी फ्लाइज उड़ती हैं, जो पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, बर्ड फ्लाइंग ये 3D मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। वो जैसे जरूरी तो नहीं कि एक मक्खी ऐसे मान लीजिए यहाँ पे भी चल सकती है ऐसे ऐसे, उसके बाद वो उड़ना स्टार्ट कर देगी, फिर वो ऐसे मक्खी ऐसे चल रही है, फिर उसके बाद उड़ना स्टार्ट कर दिया, तो 3D में कहीं भी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड 3D मोशन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमने इसकी बेसिक जो थ्योरी थी, वो थ्योरी पार्ट आज हमने पढ़ा है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद मैं आपको स्पीड वेलोसिटी हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।